Hello students, how are you? You are welcome CR International School online classes। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा न्यायपालिका। जैसे कि आप सभी समझते हो न्यायपालिका कितना महत्वपूर्ण संस्था होती है। न्यायपालिका के बिना समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के जो अपराध, दंगे, झगड़े होते रहते हैं तो उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना, अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना न्यायपालिका का ही काम है। न्यायपालिका के बहुत से काम होते हैं, आज उनके ऊपर सभी पे चर्चा करेंगे। न्यायिक स्तर कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन सी न्यायपालिका का लेवल इंडिया में यूज हो रहा है और हमारे लिए कितना इफेक्टिव है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है हमारी आज की जीवन शैली के मुताबिक। तो न्यायपालिका का सबसे पहले जो मैं इसका अर्थ बताता हूँ, न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है। इससे पहले विधानमंडल कानून बनाने का काम करता है, कार्यपालिका उनको लागू करने का काम करता है। न्यायपालिका के दो महत्वपूर्ण काम होते हैं, एक है संविधान के अनुसार उन कानूनों की व्याख्या करती है जो संविधान के अंदर डाले जाने होते हैं, सो संसद ने बनाए होते हैं। संसद ने अगर कोई ऐसा कानून बना दिया जिसमें संविधान के वो खिलाफ जा रहा है या उसका संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो यह उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम है न्याय देना, न्याय प्रदान करना। तो ये इस प्रकार से दो इसके सबसे महत्वपूर्ण जो प्राइमरी वर्क होते हैं इनको ये बहुत अच्छे से निभाती है। या अगर ये अपना वर्क करना छोड़ दे तो किसी भी बड़े से बड़े देश में शक्तिशाली से शक्तिशाली देश को भी धराशायी होने से कोई बचा नहीं सकता। तो हमारे देश की न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है और हमारे देश की न्यायपालिका बहुत ही मजबूत है। भारत का उच्चतम न्यायालय सबसे टॉप लेवल की संस्था है और न्यायिक स्तर में सबसे टॉप पर है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, पूरे भारतीय क्षेत्राधिकार का, जिसमें सभी भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी को मिलाकर के उनका क्षेत्राधिकार इसके लिए बनता है। यानी उन सबकी सुनवाई वहां पर हो सकती है, चाहे वो दीवानी मामले हो, चाहे वो राजस्व मामले हो या फिर वो फौजदारी मामले हो। तीनों तरह के मुकदमों की सुनवाई और अंतिम रूप से जो अपीलीय न्यायालय की बात आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, जिसको हिंदी में उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। इसके बाद इसकी संरचना, स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर केवल 7 न्यायाधीश होते थे, फिर बाद में कुछ समय बाद ही वो 10 हो गई, 10 के बाद फिर 14 हो गई और फिर 1986 में ये 26 हो गई। ये टोटल जो हमारे देश में न्यायाधीशों की संख्या इस तरीके से बढ़ी है, पहले 7, फिर 10, फिर 14 और 26। ये क्यों बढ़ रही है? ये संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ रही है। देश की जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने वाद विवाद देश में बढ़ेंगे, जितने वाद विवाद देश में बढ़ेंगे ज्यादा न्यायाधीशों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा वकीलों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा न्यायिक संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी। तो उसी की पूर्ति के लिए हमारे देश में इस तरह की इनकी सदस्य संख्या बढ़ रही है। अब बात आती है कि ये सदस्य संख्या बढ़ तो रही है, लेकिन इसको तय कौन करता है? हमारे देश की संसद इसे तय करती है कि संख्या कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए। अब जरूरत के मुताबिक तो करना ही पड़ता है। देश की जनसंख्या ज्यादा हो रही है, करोड़ों में है, तो उनके वाद विवाद भी काफी संख्या में है और इसलिए इनकी संख्या ज्यादा करने पर विचार चलता रहता है। इसके बाद न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की योग्यता के लिए क्या देखा जाता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज लगना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को लगने के लिए उसकी मिनिमम जो मतलब योग्यता है, उसका ये जो मेन शर्त उसकी रहती है वो ये है कि वह हाई कोर्ट के अंदर 5 साल उसने जज के रूप में एज ए जज काम किया हो और या फिर 10 साल उसने उसी कोर्ट में या हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर उसने 10 साल वकालत की हो। तो इस प्रकार ये दोनों शर्तें अगर किसी व्यक्ति ने पूरी कर रखी हैं और उसके साथ साथ विधि वेत्ता है, पूरा कानून का मतलब विशेष जानकार व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को जज अपॉइंट किया जाता है। उसका रिकॉर्ड भी पाक साफ होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ही साफ छवि के इंसानों को लिया जाता है। यहाँ की इसके बाद आता है न्यायाधीशों की योग्यता में, और इसकी योग्यता क्वालिफिकेशन में क्या देखा जाता है कि सभी लोग वकालत तो उन्होंने करी होती है क्योंकि ये तो प्राइमरी इनका कोर्स होता है। इसके बाद इनकी जो अपर लेवल की जो डिग्रीज होती हैं वो और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस जहां वो काम करते हैं वो भी मान्य होता है। इसके बाद वेतन, इनका वेतन समेकित निधि से दिया जाता है। समेकित निधि से देखिएगा, समेकित निधि, यहां इनके वेतन को कम नहीं कर सकते।
वेतन को कम नहीं कर सकते। वेतन को कम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इनकी स्पेशल शर्तों में शामिल है, इनकी सेवा शर्तों में शामिल है। जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो 62 साल में रिटायर होते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो 65 वर्ष में रिटायर होते हैं। यहाँ वेतन कम क्यों नहीं किया जाता? ये इनके लिए एक सुविधा के तौर पर है कि इन्हें कोई कदाचार के आरोप में या फिर इन्हें लालच देकर के अपने किसी प्रकार से अपने न्यायिक फैसले को बदलवाने की साजिश ना रचले, इसलिए इनको वेतन अच्छा दिया जाता है ताकि किसी के प्रभाव में ना आए। और इसके अलावा समेकित निधि एक अलग से फंड होता है जिससे पैसा इनको मिलता है। लेकिन देश में अगर ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो न्यायाधीशों का वेतन भी घट सकता है, केवल इस सिचुएशन में घट सकता है। और इसके अलावा रिटायर होने पर इनको फ्री आवास मिलता है और इन्हें पेंशन मिलती है। इसके अलावा कार्यालय की शर्तें, और क्या शर्तें हैं? अगर कोई न्यायाधीश प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, अपने काम को सीरियसली नहीं लेता, या दुर्व्यवहार के आरोप में वो फंसा हुआ है, या कदाचारी है, भ्रष्टाचारी है, या उसने पैसे रिश्वतखोरी का काम किया है, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति जी उनको उनके पद से हटा सकते हैं। दूसरी, इनको हटाने की प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश उन्हें हटाने के लिए 2/3 बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से पास होना जरूरी है। एक प्रस्ताव जो संसद के सदन में लाया जाता है उसको 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से पास कराना पड़ता है, तब जाकर के यहाँ मतलब इसमें इनको पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। एक ये अपनी इच्छा से भी त्याग पत्र दे सकते हैं, तो ये पद की निष्कासन प्रक्रिया होती है। अगर इन्होंने प्रॉपरली इन्होंने काम नहीं किया, दुर्व्यवहारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो भी हट सकते हैं। अगर महाभियोग प्रक्रिया है वो सफल हो जाती है तो हट सकते हैं। यहाँ ये सभी शर्तें लागू होती हैं। अब आते हैं मूल अधिकार। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं, ये उनके गार्जियन हैं, संरक्षक, मूल अधिकारों के संरक्षक। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों ही गार्जियन का काम करते हैं। अगर किसी भी देश, हमारे देश के किसी भी कोने में किसी व्यक्ति को अगर मौलिक अधिकार सस्पेंड होता है तो उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों से हिफाजत उन्हें मिल सकती है। वह जैसे ही अपील करेगा उसको मौलिक अधिकार मिलेगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अगर कोई व्यक्ति छोटी अदालत से संतुष्ट नहीं होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो हाई कोर्ट में जाता है, और हाई कोर्ट में भी अगर संतुष्ट नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में वो अपील कर सकता है विभिन्न प्रकार के मामलों में, दीवानी, फौजदारी और राजस्व मामलों में। अभिलेख न्यायालय, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के तौर पे काम करता है। इसने जो फैसला दिया वह मान्य होता है पूरे भारत के सभी न्यायिक संस्थाओं के अंदर। कोई भी उनकी अवहेलना नहीं करता। कोई भी ये भी ध्यान रखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के केस में ये फैसला दिया तो सुप्रीम जो निचली संस्थाएं हैं जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब्सिडरी कोर्ट, ये सभी वैसे मामले में सेम उसी तरह का जजमेंट देंगे। तो ये एक नजीर के तौर पे काम करता है इनका ये इस तरह का काम। और इसके अलावा इसके साथ है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। हमारे देश के राष्ट्रपति जी अगर मर्जी चाहे तब वह सुप्रीम कोर्ट के जजेस से सलाह मांग सकते हैं और उन्हें सलाह देनी पड़ेगी। न्यायिक स्तर, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, ये प्रमुख रूप से जो न्यायालय के जो स्तर पाए जाते हैं। सबसे टॉप लेवल में उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है, जो कि लगभग राज्य स्तर पर बनाए जाते हैं। इनके कार्य क्षेत्र के बारे में भी बात करेंगे। और जिला न्यायालय जिला स्तर पर बनाए जाते हैं। तो उच्चतम न्यायालय जो कि पूरे भारतीय क्षेत्र के लिए वर्क करता है, पूरा भारत का कोई भी यूनियन टेरिटरी या फिर मेन जो हमारे स्टेट्स है उन सभी जगह पर उच्चतम न्यायालय का एरिया कवर होता है और उनके मामले सभी सुने जा सकते हैं। उच्च न्यायालय लगभग सभी बड़े राज्यों में मौजूद है। हरियाणा और पंजाब का साझा न्यायालय चंडीगढ़ में मौजूद है और राजस्थान का जोधपुर में मौजूद है। उसकी डिवीजन बेंच जो है जयपुर में वर्क करती है। इसके अलावा जो उच्च न्यायालय के साथ फिर जिला न्यायालय आता है, जिला स्तर पर काम करते हैं। जिले में जो भी संगीन अपराध है या प्रॉपर्टी से संबंधित मामले आते हैं वो सभी उसमें सुने जाते हैं। और इसके अलावा आता है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय ये इस तरह का न्यायालय होता है, अधीनस्थ न्यायालय।
अधीनस्थ न्यायालय भी सबसे छोटे लेवल की संस्था होती है और अधीनस्थ न्यायालय में ये जो वर्क होता है ये इस तरह का रहता है कि इसमें जितने भी मामले सुने जाते हैं वो सभी मामले क्या करते हैं, ये सभी के सभी मामले इसमें मतलब अपने छोटे तहसील स्तर के मामले इसमें सुने जाते हैं। इसमें तहसीलदार एक बड़े पदाधिकारी के तौर पर वर्क करता है। दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, राजस्व न्यायालय। हमारे देश के अंदर दीवानी न्यायालय ऐसे न्यायालय होते हैं जो रुपए पैसे बजट या फिर लेन देन या फिर जो कॉर्पोरेट के मामले होते हैं, आपस में जो साझेदार होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ धोखेबाजी कर देते हैं, तो ऐसे मामले जो दीवानी न्यायालय होते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले, और इनके लिए जो ये मामले सबसे ज्यादा लंबे खींचते हैं क्योंकि इनके अंदर जो निर्णय होता है वो लंबे समय के बाद आता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि दादाजी के समय पर केस होता है और उसके पोते के समय तक जाकर के बड़ी मुश्किल से सुलझता है। इसके बाद फौजदारी न्यायालय में इसके अंदर जो हत्या, लूटमार, डकैती, बलात्कार या लूट खसूट इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो फौजदारी न्यायालय में केसेस आते हैं। सत्र न्यायाधीश इसमें सबसे बड़े पद पर काम करते हैं और उसमें उनको एक पावर होती है, फांसी की सजा वो दे सकते हैं। तो ये फौजदारी न्यायालय जो होता है इसके अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी गठित हो सकती है, जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश होती है क्योंकि किसी के साथ हिंसा करना उचित नहीं है और हिंसा जिस व्यक्ति ने झेली है तो उसको जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए इस पे विशेष ध्यान रहता है कि फौजदारी न्यायालय में देरी नहीं हो सकती है। इसके बाद राजस्व न्यायालय, ये जो रेवेन्यू से संबंधित जो मामले होते हैं जैसे तहसील स्तर पे निपटाए जाते हैं तो तहसील में तहसीलदार इसका एक बड़ा जो मजिस्ट्रेट के तौर पे काम करता है। इसके बाद लोक अदालत, क्योंकि देश बड़ा है तो हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा मामले होते हैं। लोक अदालत में क्या लिखना होगा, लोक अदालत के अंदर कि मामले बहुत ज्यादा है, ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं, उनके मामलों को सुलझाने के लिए एक विकल्प के तौर पर और हमारे देश के अंदर लोक अदालतों का गठन किया जाता है ताकि इन मामलों को किसी तरह से सुलझाया जा सके। इसके बाद आता है न्यायालय का महत्व और आवश्यकता। न्यायालय का क्या महत्व है, न्यायालय की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि न्याय हमें प्रदान करता है। जब न्याय मिलेगा तो कोई भी व्यक्ति अपने साथ इनजस्टिस फील नहीं करेगा और जब न्याय समाज के अंदर रहता है तो शांति बनी रहती है, कॉपरेशन रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है, और अगर न्याय नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वहां पे कभी भी क्रांति हो सकती है, हमारे देश का लोकतंत्र भी फेल हो सकता है। तो न्यायिक संस्था की बहुत बड़ा महत्व है और यहाँ पर जो न्यायालय है ये अपने आप में एक मतलब हमारे देश का एक पिलर की तरह काम करता है। इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है पूरा होता है और न्यायपालिका जो हमारे जो सरकार के तीसरे ऑर्गन के तौर पे काम करता है, ये बहुत ही एक इफेक्टिव हम कहें इसका ऑर्गन है और इसके अंदर अगर ये अपना वर्क करना छोड़ दे या कुछ दिनों के लिए इसका काम सस्पेंड हो जाए तो हमारे देश की व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो सकती है, क्योंकि ये जो पिलर है ना भारत का, ये बहुत ही मजबूत पिलर है। इसमें आज का जो वर्क होगा आपको इस चैप्टर को प्रॉपरली इसे रीड करें और इसमें कहीं भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसके अंदर आपको इसके वेरी शॉर्ट आंसर इसमें से चूज करके आपको वो लिखने हैं। थैंक यू।